साल 2022 ने मोदी को क्या क्या नहीं दिखाया। 22 में मोदी 5 चुनाव जीते, 2 हारे। 22 में एक दिन ऐसा भी आया जब पंजाब में उनकी जान पर बनाई। इस साल विरोधियों ने मोदी पर किस किस तरह के ताने नहीं मारे। प्रधानमंत्री को 100 तरह के अपशब्द कहे गए। खुद मोदी कह चुके हैं कि 23 में विरोधी 22 से भी ज्यादा तीखे वार करेंगे। 2023 का पूरा चुनाव वाला साल है। 23 में जो होगा वो 24 के लिए विशेष होगा। इस वक्त विपक्ष में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की चाहत रखने वाले 10 नेता हैं, जिनमें से 4-5 तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या 23 में मोदी ही जीतेंगे और 24 बिल्कुल मोदी के लिए विशेष होगा? 23 और 24 का पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मोदी और विरोधियों के विजन के साथ इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नरेंद्र मोदी का विकल्प है? नरेंद्र मोदी की जगह कौन? 23 में यही राजनीति का केंद्र बिंदु है। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विकल्प बन सकते हैं? मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव विजन देने का है, ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण देने का है, एक नया तरीका देने का है। हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने दावा तो ठोक दिया है, लेकिन ऐसा दावा करने वाले वो अकेले नहीं। 24 में प्रधानमंत्री बनने के दावेदार और भी हैं। क्या अरविंद केजरीवाल देश को अल्टरनेटिव विजन दे सकते हैं? कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं जो पूरे देश के अंदर जनता के दिमाग में हैं। और इन तीनों के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग खड़ी होती है। 23 में संकल्प लेकर 24 में विकल्प बनने की तैयारी नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने भी की है। हम लोग तो वेट कर रहे हैं, बाकी सब पार्टियों से भी बात हुई है। एक बार मिलजुल करके काम करने का और आगे करने का ये बात हो रही है। हमारी इच्छा तो एक ही है कि अधिक से अधिक पार्टियां मिल करके चले, और जब मिल करके चलेंगे तो मिलजुल करके और इतना अच्छा उनको मत आएगा और बहुमत होगा कि वो फिर शासन करेंगे और ठीक ढंग से लोगों के बीच में आपस की सहमति के साथ हम लोग देश के विकास के लिए जो योजनाएं तय करेंगे, उसके आधार पर हम लोग पूरे देश को और आगे करेंगे। यही तो हम लोगों की इच्छा है। I cannot say right now all the things without discussing to the leaders of these regional parties, because regional parties are very important for the 24 election. I believe, I trust all the regional parties. I believe that all of us, we must work together. विकल्प बनने की कतार में अखिलेश यादव भी खड़े। सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? बीजेपी कैसे हटेगी? नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने का, नरेंद्र मोदी की जगह लेने का सीधा तरीका तो यह है कि 24 में लोकसभा चुनाव में अपने 272 सांसद जितवा लो और प्रधानमंत्री बन जाओ। मगर 272 इस मैजिक नंबर तक पहुंचना अभी तो विपक्ष के किसी भी नेता के वश की बात नहीं लगती। सब लोगों का अपना अपना इच्छा होता है, सब लोग अपना बोलता रहते हैं। नीतीश जी ने तो साफ स्पष्ट कहा ही है कि भाई उनका जो मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा दल ऑपोजिशन को यूनाइट करके चुनाव लड़े, ज्यादा बेहतर। आपकी सहमति है राहुल गांधी के नाम पर या नीतीश कुमार के नाम पर? सब लोग बात करेगा तब ना, अभी तय नहीं है। अभी किसी के नाम पे अब क्या होगा नहीं होगा तो टाइम विल से ना। मोदी की जगह लेने के लिए जो नेता लाइन लगा रहे हैं, उनमें से राहुल गांधी के पास सबसे ज्यादा 53 सांसद हैं, ममता के पास 23 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं, अखिलेश यादव के पास 3 सांसद हैं और अरविंद केजरीवाल के पास तो लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। इन सबको मिला भी दे तो 95 सांसद होते हैं, जबकि मोदी के पास सिर्फ अपनी पार्टी के 303 सांसद हैं। नंबर गेम में फिसड्डी नेताओं के लिए दूसरा रास्ता विजन का है, जिसकी बात इन दिनों सबसे ज्यादा राहुल गांधी कर रहे हैं। हर विजन का अपना भी एक नंबर गेम होता है। एक तरफ 300 वाला विजन है, जिसमें पूर्ण बहुमत आता है। दूसरी तरफ 140 से 150 सीटों वाला विजन है, जिसमें आधा बहुमत आता है और थोड़ा थोड़ा सबको मिलता है।
मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। राहुल गांधी के विजन में अखिलेश और मायावती भी कांग्रेस के पार्टनर्स हैं, जबकि यूपी के ये दोनों नेता ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। 2024 में ये राहुल का सपोर्ट ही करेंगे ये तय नहीं। राहुल एक मिनट में विपक्ष की एकता की बात करते हैं, दूसरे ही मिनट को कांग्रेस को सुपीरियर बताने लगते हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो। राहुल गांधी में विजन है या कंफ्यूजन है, आज नंबर काउंट नहीं करेंगे। इंडिया टीवी पर हम पॉलिसी वाइज ऑल्टरनेटिव विजन देने वालों का टेस्ट करेंगे। अब जबकि 23 का दंगल खुल गया है और यहीं से 24 का रास्ता निकल रहा है, चलिए देखते हैं कि किसके विजन में कितना दम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहब्बत, नफरत, विदेश नीति, रक्षा नीति, उद्योग व्यापार, नौकरी रोजगार, छोटा कारोबार, महंगाई, बराबरी, गैर बराबरी, हर टॉपिक पर नरेंद्र मोदी की अपनी सोच है। मोदी के कॉम्पिटिटर्स की भी अपनी अपनी सोच है। मोदी क्या सोचते हैं, विरोधी क्या सोचते हैं, चलिए एक एक पॉइंट पर टेस्ट करते हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की नवी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा के 108 दिनों में वो करीब 100 बार स्पीच दे चुके हैं। कन्याकुमारी से दिल्ली तक राहुल ने जिस एक शब्द पर सबसे ज्यादा बात की है, राहुल ने जिस एक शब्द पर सबसे ज्यादा ज्ञान दिया है, वो है नफरत, यानी हेट। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में उन्होंने मोहब्बत वाली दुकान खोली है, लेकिन नफरत कौन बांट रहा है, मोहब्बत कौन बांट रहा है, ये देख लीजिए। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है,
6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। नफरत वाले चैप्टर पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी बहुत डायलॉग मार चुके हैं। 22 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव गुलदस्ता दिखाते थे और अलग अलग रंग वाले फूल दिखाकर हिंदू मुसलमान करते थे। गठबंधन लगातार हो रहा है और सब रंगों को साथ ले लिया है, एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है। यही हमारे देश और समाज की पहचान है, जहां सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। नीतीश कुमार जब भी बीजेपी से अलग होते हैं तब वो भी स्टोर रूम से नफरत वाला नैरेटिव ही ढूंढ कर लाते हैं। नीतीश कुमार अभी राहुल को आगे करके 24 का चुनाव लड़ने का मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। वो कब पलटी मारेंगे किसी को मालूम नहीं। 24 की तैयारी नीतीश भी कर रहे हैं। 24 के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट वो भी दिखा रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जिसे 2 मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं। नंबर 1 अरविंद केजरीवाल और नंबर 2 नीतीश कुमार। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को केजरीवाल ने गुजरात तक में प्रोजेक्ट किया। एग्जाम की डेट निकलते ही नरेंद्र मोदी का एग्जाम वॉरियर्स प्रोग्राम शुरू हो गया है। साल 2022 के लिए राहुल गांधी ने इस पर भी मोदी को चैलेंज किया। राहुल गांधी हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेकार, झूठा, अनप्रोडक्टिव और जीरो बताते हैं। जिस एजुकेशन सिस्टम की नींव उन्हीं के परनाना ने रखी थी, उसे राहुल एक झटके में खारिज कर देते हैं। नरेंद्र मोदी वर्ष से भी बेस्ट रिजल्ट लाने का विजन दिखाते हैं। सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं। मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं। कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है और हर बच्चे से मैंने पूछा है, तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो? हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है। और रियलिटी ये है, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें हमारा देश कहां है, उसमें हमारे युवा कहां है। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, यह हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं? राहुल को लगता है कि सब डॉक्टर नहीं बन सकते तो सबको मैकेनिक बनाने वाली पढ़ाई पढ़ा दो। सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, आईएएस नहीं बन सकते तो सबको क्लर्क बना दो। नरेंद्र मोदी बच्चों को इंजीनियर भी बनवा रहे हैं, डॉक्टर भी बनवा रहे हैं, वो भी अपनी मातृभाषा में। 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो 2022 तक बढ़कर 648 मेडिकल कॉलेज हो गए। 2014 से पहले देश में 51,348 एमबीबीएस सीटें थी। अब हर साल 96,077 बच्चे मेडिकल पढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें 2014 तक 31,185 थी, अब 64,059 पीजी सीटें हो गई हैं। राहुल गांधी क्वांटिटी पर जोर देते हैं, नरेंद्र मोदी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी सुधार रहे हैं। चाइना राहुल गांधी का फेवरेट टॉपिक है। चाइना करके राहुल नरेंद्र मोदी पर अक्सर अटैक करने की कोशिश करते हैं।
याद कीजिए, भारत यात्रा के दौरान जब राहुल राजस्थान पहुंचे थे तो कैसे उन्होंने भारत के सैनिकों के बारे में आपत्तिजनक कमेंट किया था। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। राहुल गांधी अब वो बयान रिपीट नहीं कर रहे। केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद ने मोदी की रक्षा नीति और विदेश नीति पर नए सिरे से स्ट्राइक शुरू की है। राहुल की स्ट्राइक से मोदी का किला ध्वस्त होगा या राहुल का गोला वापस कांग्रेस पर ही गिरेगा, ये 24 से पहले 23 में ही डिसाइड हो जाएगा। जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। और मैं इसको दोहराता जाता हूं मगर कोई सुनता नहीं है। जैसे मैं कोविड के समय दोहरा रहा था कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है। देश को, हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है। G20 समिट भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। 2023 में इंटरनेशनल फोरम पर मोदी का शो दिखेगा। G20 के मंच से इंडिया की ग्लोबल इमेज बनेगी, कोई डाउट नहीं। इसका फायदा 2024 में मोदी को होगा। विपक्ष का कैंडिडेट राहुल गांधी भी हो सकता है और जितना बड़ी नेता है सारे विपक्ष का कैंडिडेट हो सकता है। उसमें तो बीजेपी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बीजेपी का और देश का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। विरोधी अलग सोच रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के युग में महंगाई बढ़ी, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी, गैर बराबरी बढ़ी, रोजगार घटा और टैक्स की वसूली बढ़ी। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी इस बहाने या उस बहाने बीजेपी और संघ पर वार करते हैं। नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2022 के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी जरूर बोली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। राहुल ने संघ को गुरु कहा तो हिमंता ने उन्हें नागपुर जाकर गुरु दक्षिणा देने का सजेशन दे डाला। गुरु मानना है तो नागपुर जाना चाहिए उनको। गुरु राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि गुरु आप आरएसएस और बीजेपी को मत मानिए, इसलिए हम भी नहीं मानता हूं आरएसएस बीजेपी को कि गुरु है। ये तो हमारा पार्टी है, गुरु हमारा ध्वज है, भारत माँ का जो ध्वज है, हम वहां गुरु दक्षिणा भी करता हूं। तो आइए, नागपुर में आपका स्वागत है। आप आके गुरु जब मान ही लिया है तो इस टाइम गुरु दक्षिणा भी कीजिए ध्वज का सामने। संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। आज संघ में किसी को स्वागत नहीं किया जाता है, संघ में लोग जाते हैं निष्ठा को लेकर। यहाँ में स्वागत नन स्वागत और कोई शादी नहीं होता है। आप जाते हैं वहां में, अगर आपका मन, आप सचमुच गुरु मानते हो तो आप जाएगा वहां में, जाके आप गुरु जी का समाधि में, डॉक्टर जी का समाधि में आप प्रणाम करेगा, ध्वज को प्रणाम करेगा, हो गया आपका गुरु। ऐसे आप स्टेटमेंट में गुरु मानने से कैसे होगा?
22 का बायोस्कोप निकल चुका है। अब टेलीस्कोप का फोकस 23 पर है। पक्ष हो विपक्ष हो, सबका माइक्रोस्कोप मोदी पर है। प्रधानमंत्री की कुर्सी सबको चाहिए, लेकिन एंटी मोदी मोर्चा में फूट बहुत है। विरोधी एक होने की बात करते हैं, मगर काम अलग होने वाले करते हैं। सारे विरोधी मिल जाएं तो भी मोदी हैवीवेट है। 23 में ये प्रूव होगा, फिर 24 मोदी के लिए फिक्स होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।